नमस्ते साथियों, तो मैंने इस चैप्टर में आपको क्लास 11 के जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे पहले चैप्टर के कि क्या क्या चीज कैसे कैसे है, कहां से क्या बना है, किस तरीके से क्या ट्रिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। फिर मैंने पूरी फॉर्मेट बता दिया आपको कि कहां से हर साल पेपर बना है और किस तरीके का एक्सप्लेनेशन होता है, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, कितना ईजी चैप्टर होता है। ये सारी चीजें जितने भी क्वेश्चन है विद एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी चीज बता दी। इस क्लास के बाद आपको कुछ नहीं सोचना, पहले चैप्टर के बारे में पूरे आपके यूटी मिड टर्म फाइनल सब में आएगा। तो यही एक क्वेश्चंस थे जो आपको सारे देखने को मिलेंगे और भी आगे हैं, तो आप कंप्लीट वीडियो को देख लो, सारी चीज आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई। आज क्लास 11 के जो आपके सामने वीडियोस है, इसके अंदर चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे, मतलब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके किसी भी सेशन में बन सकता है, चाहे पीरियोडिक हो, मिड टर्म हो, कहीं पे भी हो, फाइनल हो, इस चैप्टर को आपको कर लेना है इस वीडियो से। इसके बाद बिल्कुल भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये आपका चैप्टर 1 होगा जो कि सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर में, और सीबीएसई इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। अगर इक्का दुक्का पूछता है तो मैं अभी जो एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चंस बनेगा। तो भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, 90+ का मिशन अपने वहां चलता है और हमेशा डंका बजता है, तो आप लोग का भी स्वागत है उसके अंदर में। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डिस्कस करना चाहता हूं कि क्लास 11 के जो आप जानते हो कि 2 बुक है आपके सामने, कि पहला बुक आपके सामने ये आ जाएगा पार्ट ए में और फिर आपके पार्ट बी में। तो पार्ट ए आपके मिड टर्म में भी आ सकते हैं, पीरियोडिक में भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा आपको संविधान क्यों और कैसे, ये दोनों, और यहाँ पे राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारत संविधान में अधिकार, ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर का है। फिर हम आगे बात करेंगे जब आगे और क्वेश्चंस आएगा, बस दिल थाम के बैठे रहना मेरे भाई। सबसे पहला आपके सामने ये जो है, आपके सामने ये जो टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मार्क कर लो। अभी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। सबसे पहले आप सबको पता है संविधान का लगभग 75% अंक जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आप सबको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि भारत के अंदर में एक अपना राइट्स है, एक्ट है, जो कि राइट ऑफ मतलब 1935, क्या भाई 1935, ये पॉइंट समझ आ गया। फिर कह रहा है 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से मूल मानव अधिकार को शामिल किया गया। एक पॉइंट याद रखना। तो एक एमसीक्यू आपको यहां से भी बन सकता है कि भैया ऐसा जो है हमारा मानव अधिकार किसने मतलब सबसे पहले अप्रूव किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, उसकी कमेटी की थी, कब की थी 1928 में किया था। और यही सारी देखते हुए अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से कुछ बातें भारत के संविधान में शामिल की गई। जैसे कि आपको पता होना चाहिए भारत के संविधान को उधार का कटोरा भी कहा जाता है। अभी बहुत सारी चीजें, आप इस चैप्टर को कंप्लीट देख लो, इस वीडियो को, चैप्टर आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश संविधान, क्योंकि आपको पता है कि हमारे तो ब्रिटिशर ने बहुत ज्यादा राज किया, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा से हमने बहुत सारी चीजें ली है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ब्रिटिश संविधान, और इनमें से जो चीज ली है कभी कभी आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं, क्लास 11th में भी है, और जब आप गवर्नमेंट जॉब या किसी में भी जाओगे वहां पे एंट्रेंस दोगे वहां पे आज भी ये क्वेश्चंस आता है। तो मेरे भाई सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, FTSP वाला, समझे। तो मतलब कि जो आज देश में जो सबसे ज्यादा वोटिंग होता है, उन वोटिंग में जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स कह रहा हूं, जो ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। वो प्रावधान हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया। फिर हमने संसद का रूप, जो भारत के अंदर में क्या होगा, संसदीय प्रणाली होगा, जो संसद कोई भी राज्य के लिए बाउंड्री तैयार करेगा या किसी राज्य के नाम चेंज करने में संसद का फैसला होगा। आपको पता है इसके कहते हैं पार्लियामेंट, संसद। तो ऐसे याद रखना सरला, इसके 2 हाउस होते हैं, पहला एक तो संसद हो गया, एक आपके यहाँ पे राज्यसभा हो गया, ये ला से एक लोकसभा हो गया, स से संसद हो गया। संसद जो है 79 आर्टिकल्स में आता है, राज्यसभा जो 80 आर्टिकल्स में आता है, लोकसभा 81 आर्टिकल में आता है। ट्रिक याद रखना सरला, तो आपको समझ आ जाएगा। तो सरला किससे यहाँ से आई थी, ब्रिटेन से आई थी। तो संसद वाली प्रणाली हम वहीं से लेकर आए, सबसे ज्यादा मत अधिकार जीतने वाला वो भी हम वहीं से लेकर आए। उसके साथ साथ में कानून के शासन का विचार भी हम वहीं से लेकर आए। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि, आपको पता है कि जब अभी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, विधायिका क्या होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। विधायिका जो होती है आपके कंप्लीट कानून बनाती
आती है। तो ये भी प्रोसेस हमने किससे लिया, कानून निर्माण की विधि, ये भी हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया। कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछता है, क्योंकि क्लास 11th है तो कभी कभी पूछ देगा कानून निर्माण की विधि किस कॉन्स्टिट्यूशन के कहां से लिया है, तो भाई हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन का याद आ गया आपको कि सर्वाधिक मत वाला, संसद वाला, फिर आपका विधायिका वाला और कानून की निर्माण प्रक्रिया। ये किससे लिया दोस्त हमने, ये हमने लिया ब्रिटेन से। ध्यान सुनते जाना भाई, कभी नहीं भूल पाओगे। अमेरिका के संविधान से क्या लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर 2 में बात करते हैं मेरे भाई, उसमें है मौलिक अधिकारों की सूची और संविधान की प्रस्तावना। ध्यान सुनना, क्या है, संविधान की प्रस्तावना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर में लिखा गया जस्टिस लिखा गया, इक्वलिटी लिखा गया, लिबर्टी लिखा गया, फर्टर्निटी लिखा गया, समानता है ना, न्यायिकता, ये सारी चीजें। तो संविधान की प्रस्तावना भी हमने किससे लिया है, अमेरिका से लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मूल अधिकार, जैसे आप जानते हो जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसे 5 है, समानता का अधिकार, आपको स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आपको सांस्कृतिक एजुकेशन का अधिकार, फिर आपके है उपचार, है ना, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। और कहते हैं और कल्चर वाला, मतलब कि कहते हैं सोशल सांस्कृतिक, वो भी है आपके सामने। तो ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायिका, क्या है, न्यायिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट टाइम में आपके सामने ये आ गया था, उपराष्ट्रपति। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के अंदर में जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होता है, सुप्रीम पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। और उससे नीचे जो पावर होता है वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। उसके बाद हमारे जो देश के पीएमओ होते हैं उनके पास होता है, क्योंकि भारत का पहला व्यक्ति कहा जाता है प्रेसिडेंट को। और जो लेकिन प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे उप, मतलब कि यहाँ कह रहा है उपराष्ट्रपति का पद जो होता है हमारे भारत के संविधान में, वो कहां से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सबसे पहला तो सुप्रीम पावर उपराष्ट्रपति का जो पद है वहां से लिया हमने। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार हमने वहां से लिया, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हो। उसके बाद में सबसे ज्यादा न्यायपालिका, जस्टिस के लिए जो हमारे पास देश के अंदर स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे वो राजा का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो या प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या एक रिक्शे वाले का बेटा हो या गरीब हो अमीर हो, अगर क्राइम किया है तो सबके लिए बराबर माना जाएगा। ये पॉइंट हो गया। तो ये सब हमने किससे लिया है, अमेरिका से लिया। तो अमेरिका वाला कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भाई वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मौलिक अधिकार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर आपको बताऊंगा। उसके बाद भाई आयरलैंड के संविधान से, ये एग्जामिनर का मुझे नहीं पता क्यों फेवरेट है, बट यहां से एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, जो आपको होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देश तत्व और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रावधान। जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं ना, जो आपको बताया कि यहाँ पे कितने 250 मेंबर होते हैं। यहाँ पे आपको होता है कि ये जो होता है यहाँ पे 12 मेंबर जो है ये आपके प्रेसिडेंट चुनते हैं और 238 जो है ऐसे मनोनीत होते हैं। तो इसीलिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या ये किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व, दैट मीन्स की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों के पास भी कुछ ऐसे पावर्स होना चाहिए कि राज्य अपना फैसला खुद ले सकता है, खुद अपना कानून बना सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोविड के टाइम में अगर देश के प्रधानमंत्री ने बोला कंप्लीट लॉकडाउन, तो केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, लेकिन कुछ राज्यों ने कुछ दिन तक लॉकडाउन रखा, दैट मींस को डीपीएसपी के थ्रू ही रख पाया, क्योंकि उनके पास वो पावर थी। तो ये पॉइंट समझे दोस्त। उसके बाद भाई फ्रांस से अभी भी एक एग्जाम हुआ है टीचर का, वहां पे ये पूछा गया था फ्रांस का। तो वहां पे पूछा स्वतंत्रता की समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया है। और कनाडा का लिया हमने एक अर्ध संघनात्मक सरकार, मतलब क्वासी फेडरल कहते हैं, और केंद्र सरकार वाली संघनात्मक व्यवस्था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी प्रोसेस हमने किससे लिया भाई, ये कनाडा से लिया। किससे लिया भाई, कनाडा से। तो याद रखना यहाँ पे जो संघनात्मक है ना, संघनात्मक जो यूनियन है वो सेंट्रल पावर, वो किससे लिया हमने, ये कनाडा से लिया है। तो इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है। तो यही एक रीजन है कि भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि जब आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, वह ब्रिटेन से क्या लिया हमने, अमेरिका से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, और भी देश है फ्रांस से क्या लिया। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम आपका एक भी नहीं छूटेगा यहाँ से। जैसे मैं ब्रिटेन का इंपॉर्टेंट सारा फैक्टर बता दिया, अमेरिका का बता दिया, सारा बता दिया। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके का है मेरे भाई। अगर यहाँ तक आपने देखा है और नए हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना। आपको एक
प्रॉमिस यहाँ से है। और भाई एक ही चीज़ है, आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो जिस तरह से मैं गाइडेंस दे रहा हूँ आपको 110%। और भाई किसी भी कंडीशन में आप लोग अपने ऐप पे जाके ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सिलेबस मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। कुछ भी दिक्कत परेशानी आप इंस्टाग्राम कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं? तो भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय एकता की धारणा केंद्रित है, मतलब राष्ट्र की एकता होगी। हमारे राष्ट्र में सबसे पहले क्या एकता की बात की जाती है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देश तत्व खंड में डाला गया। मतलब क्या होता है कि राज्यों के पास भी अपनी आर्थिक स्थिति होना चाहिए, सामाजिक स्थिति होना चाहिए, केंद्र को हटके, एक वो पॉइंट हो गया। फिर क्या, लिंगत न्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे परिवार से जुड़े मामले पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। कहने का मतलब हो गया कि मतलब लिंगत मतलब जेंडर इक्वालिटीज को नहीं देखा गया। एक तो ये पॉइंट हो गया, समझे भाई। उसके बाद में आपके सामने है, भारतीय संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है। याद रखना, संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाता है। कह रहा संविधान सिद्धांतों का समूह है जिसके माध्यम से राज्य की सीमाएं निर्धारित होती है, जिससे किसी समूह के हितों का नुकसान ना हो और न लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग हो। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, संविधान राज्य पर कैसे अंकुश लगाती है। अगर मान लो सबसे पहले संविधान में हर एक चीज लिखा गया है तो राज्य पे इसलिए अंकुश लगाती कि राज्य कोई भी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहला रीजन हो गया कि भैया उसके समूह के हितों की बात करता है, नुकसान ना पहुंचे, और उनके अधिकारों की बात करता है, उनको नुकसान ना पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसे एक उपलब्धियां क्यों माना जाता है। आप जानते हैं अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज की बात करें, यहाँ पे सार्वभौमिक इसलिए माना जाता है दोस्त, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत के सभी लोगों को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उसे मत देने का अधिकार है। उसे सार्वभौमिक मताधिकार उस समय प्रदान किया जाता है जब पश्चिम में कामगार वर्ग और महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। कहने का मतलब हो गया, जो वेस्टर्न कल्चर में पहले सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था और उन लोगों का एज था बहुत ज्यादा था, 21 साल से ऊपर का था। उसी तरह से भारत के अंदर भी यही प्रावधान था, लेकिन भारत ने अडल्ट यूनिवर्सिटी को खत्म करके, मतलब कि ये सार्वभौमिक मताधिकार को खत्म करके, ये जो है यहाँ पे डेट 1989 में पहले जो था 21 साल था, कितना था यहाँ पे 21 साल, इससे कम करके क्या कर दिया गया, यहाँ पे 18 साल कर दिया सभी नौजवानों को वोट डालने का। तो जब आप 12वीं में हो जाओगे तो आपका जो आधार क्या कहते हैं उसे वोटर आई कार्ड बन जाएगा, उससे आप वोट डाल सकते हो। उससे कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। कब 21 साल से 18 कर दिया गया था, 1989 में। इस दिमाग में फिट कर लो इसको बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन चलते हैं, भारतीय संविधान क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कुल कितना समय लगा और कितनी बैठकें हुई। आप जानते हो भारत के संविधान का निर्माण इतना आसान नहीं था। सबसे पहले 1930 में ही 1929 में किसने कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करता, लाहौर वाले सेशन में क्या किया, हम देश आजाद कर लेंगे अगले साल, बट ऐसा नहीं हो पाया था। 1930 की बात की थी तो नहीं हो पाया था। उसके लिए हमें कितना साल वेट करना पड़ा, कम से कम यहाँ पे भाई 17 से 18 साल वेट करना पड़ा, फिर हमारा संविधान बन गया। तो वही कह रहा, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो आप सबको पता है कि भाई इसके संविधान का जो निर्माण हुआ था इसमें कितना लगा था, ये 2 साल, ये कितना लगा था 2 साल, यहाँ पे 2 ईयर 11 मंथ्स है ना, 18 डेज लगा था, ये आपको पता है। टोटल मीटिंग जो हुई थी 166 मीटिंग हुई थी, और इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो आपके BR अम्बेडकर साहब थे, और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो जो परमानेंट और नॉन परमानेंट, ये भी पूछा जाता है, अस्थाई और अस्थाई, इसको याद रख लो यहाँ पे। वो कौन थे, आपके सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे, और आपके स्थायी अध्यक्ष मतलब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लास्ट में जाके वो क्या बन गए थे, वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। और पहली मीटिंग जो हुई थी यहाँ पे, ये हुई थी आपके 9 दिसंबर 1940, ये हुआ था 1946 में। कब हुआ था भाई, 1946 में। इस तरीके की याद रखना, पहली बैठक जो था, फिर धीरे धीरे करके ये कंप्लीट हो गया। और देश का जो हमारा संविधान था ये बन के कब तैयार हो गया था, ये 1949 में बन के तैयार हो गया था। कौन सा डेट था, 26 नवंबर था, लेकिन लागू कब किया गया इसे, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। समझे, वो 26 जनवरी इसलिए क्योंकि
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में 1929 में जो अनाउंसमेंट किया था उसकी एक वैल्यू रखने के लिए थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड किया गया। इसी चीज को बताया गया यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, 166 बैठक हुई थी। अगले कह रहे हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति गठन को संक्षिप्त में समझाए। ये जो प्रारूप समिति लिखा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा B.R. अम्बेडकर साहब थे। अगर किसी को B.R. अम्बेडकर साहब का किस दिन डेट ऑफ बर्थ आता है आप लोग कमेंट करके बताना। अप्रैल मंथ में आता है, 10 तारीख से 15 के बीच में, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो प्रारूप समिति देखो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य समिति का गठन हुआ। इस समिति में संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया गया। तो आपको याद रखना यहाँ पे कि इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे। और कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। ये आपके क्वेश्चंस है और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। समझ आ गया भाई? तो चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समाज में संविधान की जरूरत क्यों होती है? आप पता होगा आज के जमाने में संविधान की भाई कैसे नीड है, क्यों नीड है? क्योंकि बिना संविधान का कुछ भी नहीं है। फिर भाई सब अपने अपने हिसाब से सब काम करते, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं रहता। तो मेरे भाई याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का अवश्य होना चाहिए। देखो, करने का कारण अवश्य होना चाहिए। बहुसंख्याओं से अल्पसंख्याओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुसंख्याओं से संख्या पर कहने का मतलब हो गया, सपोज करो एक समाज है, एक समाज में मान लो हिंदू बहुत ज्यादा है, उसके अंदर में जैनिज्म कम रहता है। तो जैन धर्म को ऐसा ना फील हो, इनसिक्योरिटी फील ना हो कि भाई कुछ कॉजबिलिटी हो सकती है, कुछ यहाँ पे मारधाड़ हो सकती है। तो बहुसंख्यक वाले का जो फर्ज होता है, उसका फर्ज होता है कि जो अल्पसंख्यक है, जो SC ST OBC है, उनको सुरक्षित प्रदान करे। यह हमारे संविधान में लिखा गया है। समझे दोस्त? उसके बाद समान सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगर मान लो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में ST OBC जनरल सब रहते हैं, तो सबके लिए एक जैसा सुविधाएं होनी चाहिए। समझे बात? देखो, ये हमारे संविधान में लिखा गया है, बट मेरा एक अपना ओपिनियन है कि भाई देखो, जो हमारे जनरल जो कोटा होता है, कैटेगरी होता है, जैसे ST OBC माइनॉरिटीज का, ये भाई एजुकेशन सेक्टर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई एक क्लास में बैठ के जनरल हो, SC ST सब एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन SC वाले मान लो कि थोड़ा सा कम मार्क्स लाए, उसका सिलेक्शन हो जाता है, आगे प्रमोट कर देते हैं। जनरल वाले नहीं कर पाए तो नहीं होता, लेकिन दिमाग दोनों का सेम है, वहां पे ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ भाई, आप राशन पानी में रख लो, आप थोड़ी निम्न वर्ग में हो तो ठीक है, चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग क्या इस चीज को सहमत करते हो? क्या आप इस चीज को समझते हो? क्या कोटा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम से खत्म हो जाना चाहिए, सबको इक्विवेलेंट मानना चाहिए? हाँ, कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ मतलब हैंडीकैप, उनके लिए रहना चाहिए। अगर आप सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर बताना और रीजन भी बताना। समझिए दोस्त, ये हो गया। देखो अगला, छोटे सामाजिक समूह की शक्ति को मजबूत करना। जो भी चीज हमारे समाज में कोई छोटा वर्ग है, उसको भी थोड़ा आगे पुश करना, क्योंकि हमारे समाज में भारत के संविधान में सबको एक साथ ले जाने की बात कहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में। फिर आपको यहाँ पे राइट टू फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता की आजादी की बात करता है 19 से 22 में। फिर आपकी बात करता है यहाँ पे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है 23 से लेके 24 में। फिर आपके यहाँ पे शिक्षा संस्कृति को लेके कितना करता है? यहाँ पे ये 24 लिख देता हूँ भाई, 25 से 28 में। कहाँ करता है ये 25 से 28 में करता है। समझे दोस्त? यहाँ पे अगला जो है आपके सामने, जो अगला है रिलीजियस वाला, धार्मिक आपके पास स्वतंत्रता है, ये आपके पास 29 से 30 में होता है। और अगला जो है उपचार, जो उपचार होता है ना, संवैधानिक उपचार, वो किस में लिखा गया? आपके संविधान 32 में लिखा गया है, जैसे आप आत्मा भी कहते हो। लेकिन कभी सोचा आपने 31 कहां चला गया? 31 मेरे भाई, ये आपके संवैधानिक अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार था, 7 पहले थे, अब 6 बचे थे, जो कि आपने कहां से लिया था? USA से लिया था। पीछे पढ़ा आपने, 31 में लिखा था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या लिखा था यहाँ पे? संपत्ति का अधिकार। वो खत्म होके वो 300A में चला गया है। तो 31 इसलिए खाली रहता है क्योंकि 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि यहाँ पे 44th अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, यहां से इसको खत्म कर दिया गया। इसीलिए हमारे मौलिक अधिकारों में जो अमेरिका से लिया है वो 31 वर्ड नहीं दिखता है। दैट मींस कि आर्टिकल अनुच्छेद 31 नहीं है। अब समझ आ गया मेरे भाई? तो ये पॉइंट हो गया। समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना, मतलब सबको अपना अपना राइट है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, समानता, बंधुत्व, भाईचारा है, सब बराबर है। ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है, जो मैंने आपको पीछे डिस्कस करके बताया। ये आपके क्वेश्चन, ये आंसर्स
क्वेश्चन अब कोई भी आ जाए मुझे नहीं लगता आप आंसर नहीं लिख पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया और पीछे जो मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए अब आंसर आप लिख के आओगे, चाहे आपका कोई सा भी यूटी हो, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, मिड टर्म हो, फाइनल हो, यही आपके रामबाण है दोस्त, समझे। और भाई इतना इजी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ आ रहा होगा। फिर भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाले। संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात, संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है, पहला प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, किसी भी तरीके की चिकबाजी नहीं है। समाजवादी की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, गणराज्य की बात करता है, न्याय की बात करता है। न्याय में तीनों तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। फिर स्वतंत्रता की विचार करता है, जो कि आपके सामने जानते हो कि स्वतंत्रता का अधिकार मैंने अभी आपको बताया कि जो 19 से लेके कितने में है, 19 से लेके आपके 22 में है, कितने में, 22 में। और पहला जो आप अनुच्छेद 19 पढ़ोगे इसमें आपके पास 6 पॉइंट आएगा, जिसमें विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है, आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे बिना हथियार का आप मार्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उसमें दोस्त, समझे। फिर आपके बाद इसी में समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार में जो ये 19 से 22 है, इसमें तो मैंने बता दिया आपके 6 इसमें आ जाता है। फिर जो 21 आता है ना, 21 में आपको तो आपके जीवन का अधिकार है, और 21A में आता आपको राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, जो कि आपको पता होना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2002 में, वहां पे इसको ऐड किया गया था। और उसके साथ साथ में यहाँ पे 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को भाई आप किसी भी तरीके से स्कूल भेजना, किसी फैक्ट्री पे कामकाज पे नहीं लगा सकते, वो आपके स्वतंत्रता का अधिकार में ही बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। समझ रहे भाई, ये सारे पॉइंट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई बेहतर से बेहतर, भाई सच बता रहा हूं, हमारे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं ना, बच्चे कहते हैं भाई पेड कोर्स ले आओ ऐप पे सर, पर मेरे भाई उतना मेरे ऑफलाइन से समय नहीं हो पाता है, बट मैं आप लोग के साथ हमेशा बनाऊं। जैसे आप 11th में लास्ट टाइम में भी देखा आप लोगों ने कि जो दूसरे बच्चे अभी 12वीं में है, मैं आप लोग के साथ में बस एक ही सपोर्ट चाहिए आप लोग का, प्लीज इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि आप लोग की लाइक बहुत मोटिवेशन करती है, मोटिवेट करती है अंदर से। और भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो जरूर करना, क्योंकि कोई भी वीडियोस आती है अगर आप पे नोटिफिकेशन दिया मैं आपको वहां भेज दूंगा। और आप मेरे भाई एक ही व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। तो ये पॉइंट हो गया। अगर इतनी सारी चीजें हैं और समानता है, तो इसलिए संविधान के महत्वपूर्ण विशेषता है, ये हमारे संविधान का विशेषता है। समझ रहे बात को, इसको आप एक्सपेंड करके कितना भी लिख दो, जब फाइनल पेपर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में हम ऑफलाइन में आंसर कैसे लिखाते हैं, फिर उसी तरीके से आप भी आंसर लिखना, मौज बन जाएगी भाई आपकी, समझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्पगुच्छ मतलब कि, और आगे किसमें देशों के पुष्पगुच्छ शामिल है। आप जानते हो किस किस देश से, मतलब कि पुष्पगुच्छ का मतलब हो गया जो हमारे देश का संविधान है, इसे उधार लिया हुआ थैला कहते हैं। जैसे हमने ब्रिटेन से लिया है, फिर हमने कनाडा से लिया है, फिर हमने अमेरिका से लिया है, फिर हमने आयरलैंड से लिया है, फिर हमने फ्रांस से लिया है। ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये पुष्पगुच्छ कहलाती हैं, समझे। कह रहा भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, तो आप ये टोकरे को भी आंसर कर सकते हो। भारतीय संविधान एक पुष्पगुच्छ या यहाँ पे टोकरा इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धांत रूपी फूल शामिल किए गए हैं, विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। अगर आप यही सारे आंसर लिख के आओगे तो भाई आपके पूरे 4 चांद लग जाएंगे आंसर में, और इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते और भी इसी तरह से चैप्टर, तो कमेंट होना चाहिए अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। और ये भाई आपके प्रीवियस में भी आया हुआ क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर, तो इसको मैचिंग करना है। सम्मिलित कीजिए ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है, तो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से हम देखते हैं कानून का शासन, ये हो जाएगा भाई, है ना। फिर कनाडा से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, हम भाई मैच कर देते हैं। और भाई ये रहा मैचिंग इसका, तो अमेरिका के संविधान से आपने क्या लिया, मूल अधिकार, ये क्या लिया आपने भाई यहाँ पे, ये मूल अधिकार लिया। फिर आपने यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, आपने नीति निर्देश सिद्धांत लिया, ठीक भाई। फिर आपने ब्रिटेन से क्या लिया, यहाँ पे ये अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये किससे लिया आपने, कनाडा से लिया। यहाँ पे कानून का सिद्धांत किससे लिया, ब्रिटेन से। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताना, ठीक भाई। आप लोग मुझे ये बताना, नीति निर्देश सिद्धांत जो है ये तो पॉइंट हो गया, आप मुझे बताना जो लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वलिटी, ये किस देश से लिया, फ्रांस से लिया है, या यहाँ से कनाडा से लिया है, या यहाँ पे अमेरिका से लिया है, यूएसए से, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आप लोग बताना मतलब किससे लिया है, ये पॉइंट हो गया। तो मेरे भाई अब समझ आ गया आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये आपके पहले चैप्टर के सारा कहानी था, ये सारा पॉइंट समझ गए। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है, क्लास 11th के अपने वहाँ ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी है,
आप इस नंबर पर पता कर सकते हो। भाई आर्ट्स में आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लियो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में इतनी गारंटी दे रहा हूँ 90+ और हर बार आया और हर बार आएगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। अगर कोई नियर बाय ईस्ट दिल्ली के नियर बाय है, क्योंकि दूर दूर से बच्चे आने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वर्थलेस है भाई, इतना पैसा फूकने से आपको ट्रैवल में फायदा नहीं है। अगर नियर बाय कोई भी है, जैसे कि मान लो मयूर विहार हो गया, तिल्लोपुरी हो गया, पांडव नगर हो गया और आपके फेज 3 हो गया, जो भी ईस्ट दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर के आसपास है, खोड़ा, कुंडली, इन सबों में आप आ सकते हो, कल्याणपुरी, इन सब एरिया से आप आ सकते हो। भाई मॉर्निंग वाले बैच होते हैं और इवनिंग में भी होते हैं, आप लोग अपना इनरोल करवा के आप आराम से पढ़ सकते हो। बस हाँ इतने हैं, बस पढ़ने वाले बालक जो कुछ करना चाहते हैं, यही मेरा एक मिशन है कि भाई सारे बच्चे सक्सेसफुल हो और आपके, इसीलिए मैं सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छा लगा लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।